हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसका मतलब क्या है, चैप्टर 11 हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड उसके बाद एक्सरसाइज एक ही थी, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमने अच्छे से उन्हें सॉल्व किया है। एंड देन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाए थे, जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। एंड देन उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं एंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर चैप्टर के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कंप्लीट चैप्टर रिविजन। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इतना आया समझ में? चलिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू, जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। अलजेब्रा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या देखने वाले, अलजेब्रा का मतलब क्या है, ये सभी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर लेंगे। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे मैट्रिक पैटर्न्स, ठीक है? मैट्रिक पैटर्न्स क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं, वो हम देखेंगे। इसमें हम जनरली रूल देखेंगे, ठीक है? देन उसके बाद द आइडिया ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है? तो वो हम देखने वाले हैं। मोर मैट्रिक पैटर्न, यहाँ पर जब हम मैट्रिक पैटर्न्स ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे तो उसके अलावा और क्या मैट्रिक पैटर्न्स रहते हैं वो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है? मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स, अब इस टॉपिक में वेरिएबल्स क्या होते हैं वो तो हम पढ़ ही चुके होंगे अच्छे से, तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम वेरिएबल्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, ठीक है? एंड देन उसके बाद हम एक्सरसाइज 11.1 को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इतना आ गया समझ में? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, आवर स्टडी सो फार हैज़ बीन विथ नंबर्स एंड शेप्स। मतलब अभी तक हम किसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े उसमें हमने नंबर्स के बारे में देखा, शेप्स के बारे में भी देखा, ठीक है? We have learnt numbers, operations on numbers and properties of numbers। हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, नंबर्स में जो ऑपरेशंस रहते हैं, मतलब नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। तो नंबर्स में क्या ऑपरेशंस रहते हैं, कैसे हम उन्हें करेंगे, नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, ये सभी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है? We applied our knowledge of numbers to various problems in our life। तो नंबर्स जो रहते हैं वो हमारी डेली लाइफ में काम आते ही हैं। कैसे काम आते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं वो भी हम देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल, आप शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है? देन उसके बाद शॉपिंग में जो भी आप खरीदते हो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक शर्ट आपने खरीदी, ठीक है? एक शर्ट आपने खरीदी, शर्ट का प्राइस क्या है, ₹1000। तो आप ₹1000 शॉपकीपर को दे देते हो, तो ये क्या है, ये नंबर में ही है, ठीक है? देन उसके बाद अगर आप कुकिंग करते हो तो आपको एक स्पून सॉल्ट डालना है या मिर्च डालनी है या जो भी डालना है, हल्दी डालनी है, तो ये भी क्या है, ये भी आप नंबर से रिप्रेजेंट करते हो। 1 स्पून डालना है, 2 स्पून या हाफ स्पून, इनमें भी क्या लगते हैं, नंबर्स लगते हैं। देन उसके बाद आपने देखा होगा जब आपको फ़ैन को तेज़ करना है या धीरे करना है तो वहाँ पर बोर्ड में भी ऐसे स्विच रहता है जिसको अपन घुमाते हैं, तो उसमें भी लिखा रहता है 1 2 3 4, उसमें भी क्या रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, ठीक है? तो हर चीज़ में, हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत सी जगह नंबर्स देखने को मिल जाते हैं। नंबर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी नंबर इज अर्थमेटिक। बोला जा रहा है मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है? We have also learned about figures in 2 or 3 dimensions and their properties। हमने फिगर्स के बारे में पढ़ा,
2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में भी पढ़ा है, 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में भी पढ़ा है। जो 2 डायमेंशनल फिगर्स रहते हैं, जो 2 डायमेंशनल फिगर्स रहते हैं, उन्हें हम 2D शेप्स बोलते हैं। 2D शॉर्ट फॉर्म में 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशनल, ठीक है, जिन्हें हम प्लेन फिगर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्लेन फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब क्या है? ये 2D शेप्स है। ट्राइंगल हो गया, क्यों ऐसा? क्योंकि इन्हें हम प्लेन फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं। इनकी लेंथ रहती है, ब्रेथ रहती है ना, साइड रहते हैं, तो ये क्या है? 2D शेप्स है। लेकिन अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल फिगर्स की, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? 3 डायमेंशनल फिगर्स की, तो हम इन्हें 3D शेप्स भी बोलते हैं। एंड बेसिकली होते क्या है? सॉलिड फिगर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? सॉलिड फिगर्स होते हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, ये सब क्या रहते हैं? ये सब सॉलिड फिगर्स रहते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल फिगर्स रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉलिड फिगर्स क्या रहते हैं? सॉलिड फिगर्स वो फिगर्स रहते हैं जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल या फिर स्क्वायर की अगर हम बात करें, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, हम डायरेक्टली उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन पेपर में। लेकिन क्यूबॉइड, क्यूब, कोन को हम भले ही प्लेन पेपर में ड्रॉ कर दें, लेकिन प्रॉपर वो फिर भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो होते क्या है? वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉलिड फिगर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बुक ले रहे हैं, या बॉक्स ले लो, या लंच बॉक्स ले लो, पेंसिल बॉक्स ले लो, ये सभी क्या रहते हैं? ये क्यूबॉइड शेप में रहते हैं, ठीक है। उनका शेप आपने देखा होगा, क्यूबॉइड शेप में रहेगा। एंड देन उसके बाद वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो बुक की, तो बुक को अगर आप पॉकेट में रखना चाहो तो पॉकेट में नहीं आएगा। बुक एक प्रॉपर स्पेस कवर करता है। अगर हम बैग में रखेंगे तो बैग में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब सॉलिड फिगर्स हैं, सॉलिड शेप्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है। इतना आ गया समझ में? चलिए, देन उसके बाद द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी शेप इज ज्योमेट्री। अब बोला जा रहा है मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा था जहाँ पे हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम अर्थमेटिक बोलते हैं, एंड जहाँ पे हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नाउ वी बिगिन द स्टडी ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज कॉल्ड अलजेब्रा। अब हम दूसरी ब्रांच पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ द न्यू ब्रांच विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द यूज ऑफ लेटर। अब बोला जा रहा है ये जो हम ब्रांच के बारे में पढ़ने वाले हैं ना अलजेब्रा, इसमें मेनली किसका यूज होना है? लेटर्स का यूज होना है, ठीक है। आ गया समझ में? यूज ऑफ लेटर्स विल अलाउ अस टू राइट रूल्स एंड फॉर्मूलाज इन अ जनरल वे। इन लेटर की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? रूल्स लिख सकते हैं, वो भी जनरल वे में, ठीक है। फॉर्मूलाज बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, वो भी इन लेटर्स का यूज करके, ठीक है। आ गया समझ में? बाय यूजिंग लेटर वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर। बोला जा रहा है कि लेटर का यूज करके हम बहुत सारे नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं, सिर्फ एक ही नंबर के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी लेटर एम ले रहे हैं, तो ये जो m की वैल्यू है ये 1 भी हो सकती है, m को हम 2 भी मान सकते हैं, m को हम 10 भी मान सकते हैं, जो मर्जी चाहे वो मान सकते हैं। इसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में? फॉर एग्जांपल अगर हमें 100 दे के रखा है तो हमें पता है ये नंबर है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है कि ये 100 है। लेकिन अगर हम बात करें m की, तो ये लेटर से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं रह सकती, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही है कि ये जो लेटर्स रहते हैं ना, ये किसी पर्टिकुलर नंबर की बात नहीं करते हैं, ये बहुत सारे नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है।
सेकेंडली लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज। अब ये जो लेटर्स रहते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, अननोन क्वांटिटीज बोलते हैं। इसको आप और अच्छे से पढ़ोगे जब आपके पास वेरिएबल वाला टॉपिक आएगा। रफली मैं आपको समझाती हूँ। वेरिएबल्स जो रहते हैं, आपने वर्ड सुना ही होगा वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स रहते हैं ये क्या रहते हैं, यही रहती है अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स्ड नहीं रहती है। वैल्यू जो रहती है वो फिक्स्ड नहीं रहती है। तो यहां पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। जो वैल्यू रहती है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि m की वैल्यू हमने 1 भी ले ली, 2 भी ले ली, 10 भी ले ली, तो ये क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट कैन वेरी। वेरी मतलब चेंज होती रहती है। और वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। m ले लिया, a ले लिया, b ले लिया, z ले लिया, x ले लिया, y ले लिया, ठीक है। आ गया समझ में। लेटर में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज, ठीक है। मेनली जो लेटर रहते हैं वो अननोन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, बाय लर्निंग मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अननोन्स वी डेवलप पावरफुल टूल्स फॉर सॉल्विंग पजल्स एंड मेनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम डेली लाइफ। बोला जा रहा है जब हम अननोन क्वांटिटीज़ को निकालना फाइंड आउट कर लेंगे तो ये क्या है, ये अननोन क्वांटिटीज़ को डिटरमाइन करना, फाइंड आउट करना एक पावरफुल टूल बन जाता है किसी भी पजल को सॉल्व करने में। जो हमारी डेली लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हमें मिल जाए, उन पजल्स को सॉल्व करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है, अगर हमें अननोन क्वांटिटीज निकालना आ गया। Thirdly, since letters stand for numbers, operations can be performed on them as on numbers. बोला जा रहा है ये जो लेटर्स रहते हैं ना, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो लेटर्स रहते हैं ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि नंबर्स में हम ऑपरेशंस करते हैं, मतलब प्लस करते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसे ही सेम लेटर में भी हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, प्लस माइनस ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? दिस लीड्स टू द स्टडी ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। इससे हमें क्या समझ में आता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझ में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपके लिए क्या होगा, नया होगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहता क्या है, कॉम्बिनेशन रहता है, किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें वेरिएबल्स की तो मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या रहते हैं, अननोन क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर है ना। और अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो ये क्या रहते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, ये होते हैं नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 10, 50, ठीक है। इतना आया समझ में? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या रहता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन रहता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, मतलब दोनों ही चीज़ें रहती हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो कि किसके साथ जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है। ये जो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट है ये कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्टेड विथ फंडामेंटल ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशन से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस की, किसकी बात हो रही है, फंडामेंटल ऑपरेशंस की। तो ये फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या रहते हैं, ये फंडामेंटल ऑपरेशंस रहते हैं प्लस, या यहां पर मैं लिख लेती हूं एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन
और डिवीजन। ठीक है, आ गया समझ में। ये पूरा मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझा दिया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है कॉम्बिनेशन, वो भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, जो कि किसके साथ कनेक्टेड रहता है, फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड रहता है। अब बात हो रही है फंडामेंटल ऑपरेशंस की कि फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो फंडामेंटल ऑपरेशंस में आ जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं 2x + 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ये 2 एंड 5 क्या है, ये 2 एंड 5 है कॉन्स्टेंट्स। क्या है ये, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस x की, तो ये क्या है, ये है वेरिएबल। क्या है, ये वेरिएबल है। एंड देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्लस की, तो ये प्लस का साइन क्या है, यही है फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है जो कि किसके साथ कनेक्टेड है, फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या देके रखा है, यू विल फाइंड अलजेब्रा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। अलजेब्रा जो है इस चैप्टर में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल लगने वाला है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। खासकर जब आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहेगा तो उसमें आपको और मज़ा आएगा अगर आपको अलजेब्रा यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, मैचस्टिक पैटर्न। मैचस्टिक पैटर्न में क्या बोला जा रहा है, अमीना एंड सरिता आर मेकिंग पैटर्न्स विथ मैचस्टिक। अमीना एंड सरिता क्या कर रही हैं, मैचस्टिक से पैटर्न्स बना रही हैं। दे डिसाइड टू मेक सिंपल पैटर्न्स ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेंगी एंड उससे क्या करेंगी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई लेटर लेंगी एंड उसका पैटर्न बनाएंगी। किसके थ्रू, मैचस्टिक के थ्रू। ठीक है, अमीना टेक्स 2 मैचस्टिक एंड फॉर्म द लेटर L एज शोन इन फिगर 11.1a। अमीना ने क्या किया, 2 मैचस्टिक ली एंड उससे क्या बना लिया, उन्होंने L बना लिया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 मैचस्टिक का यूज हो रहा है। देन उसके बाद देन सरिता ऑल्सो पिक्स 2 मैचस्टिक फॉर्म्स अनदर L। तो सरिता ने क्या किया, 2 और मैचस्टिक ली एंड एक और L बनाया। ठीक है, एंड पुट इट नेक्स्ट टू द वन मेड बाय अमीना। एंड यहाँ पर जो अमीना ने बनाया था L, उसके साइड में सरिता ने भी L बनाया एंड उसको रख दिया। ठीक है, then Amina adds 1 more L and this goes as shown by the dots in figure 11.1c। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमीना ने फिर से L बनाया 2 मैचस्टिक का यूज करके एंड यहाँ पर जो पैटर्न बन चुका था उसके साइड में एक और L रख दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देयर फ्रेंड अपू कम्स इन, ही लुक्स एट द पैटर्न। उनका फ्रेंड अपू जो है वो आए एंड उन्होंने पैटर्न को ऑब्जर्व किया। अपू ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, ही आस्क्स द गर्ल्स हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 7 Ls। तो अपू ने क्या क्वेश्चन किया उनसे कि कितनी मैचस्टिक लगेंगी अगर 7 Ls बनाने हैं तो। ठीक है, अमीना एंड सरिता आर सिस्टमैटिक। जो अमीना एंड सरिता वो थोड़ा सिस्टमैटिक चलती हैं। ठीक है, दे गो ऑन फॉर्मिंग द पैटर्न विथ 1 L 2 L 3 Ls एंड सो ऑन एंड प्रिपेयर अ टेबल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैटर्न बनाना स्टार्ट किया, 1 L जो 2 Ls हैं, 3 Ls एंड ऐसे करते करते उन्होंने एक टेबल तैयार किया। ठीक है, एंड ये रहा वो टेबल। सबसे पहले तो हम टेबल में देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ Ls फॉर्म, कितने L बनाने हैं एंड यहाँ पर नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड एंड उन Ls को बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक यहाँ पे लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सिर्फ और सिर्फ 1 L बनाना है तो 2 मैचस्टिक लगेंगी। ठीक है, देन उसके बाद अगर 2 L बनाने हैं तो 4 मैचस्टिक लगेंगी, जो कि हमने देखा ही था। 3 L बनाना है तो 6 मैचस्टिक लगेंगी। 4 L बनाना है तो 8 मैचस्टिक लगेंगी। 5 L बनाना है तो 10 मैचस्टिक लगेंगी। 6 बनाना है तो 12 मैचस्टिक लगेंगी। 7 बनाना है तो 14 मैचस्टिक लगेंगी। 8 बनाना है तो 16 मैचस्टिक्स लग जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हम देख पाएंगे जितने L बनाने हैं उसके दुगना मैचस्टिक्स लग रही है। ठीक है, जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 2 आएगा, है ना।
2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 4 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 6 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 8 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 10 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 12 आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 14 आएगा, एंड 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 16 आएगा। इसका मतलब क्या है, जितने एल फॉर्म हो रहे हैं उससे दुगना लग रही है मैचस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पर अगर 9 एल बनाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें बताना है 9 एल्स बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक यूज होंगी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 9 2 से कितना होता है 18, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 18 आएगा। ऐसे ही अगर 10 एल्स बनाने हैं तो उसके लिए कितनी मैचस्टिक लगेंगी, उसके लिए हम क्या कर देंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 2 20, ठीक है। इतना आया समझ में, चलिए। देन उसके बाद अप्पू गेट द आंसर टू हिज क्वेश्चंस फ्रॉम द टेबल 1, 7 एल्स रिक्वायर 14 मैचस्टिक। तो ऐसे क्या हुआ, अप्पू को उसके क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि अगर 7 एल्स बनाने हैं उसके लिए 14 मैचस्टिक्स लग जाएंगी, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, while writing the table, अमीना realizes that number of mastic required is twice the number of L formed। अमीना ने भी वही रियलाइज किया जो मैंने आपको बताया। अमीना ने क्या रियलाइज किया कि नंबर ऑफ मैस्टिक जो है वो ट्वाइस दुगना लग रही हैं जितने नंबर ऑफ एल फॉर्म करने हैं उससे, ठीक है। जितने एल फॉर्म करने हैं उससे दुगना क्या लग रही है, नंबर ऑफ मैस्टिक्स। नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड की, तो हम क्या देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड क्या है, दुगना है। किससे दुगना है, जितने नंबर ऑफ एल फॉर्म करने हैं, ठीक है। आ गया समझ में, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एल हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, चलिए। फॉर कन्वीनियंस लेट अस राइट द लेटर एन फॉर द नंबर ऑफ एल्स। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, मतलब सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए नंबर ऑफ एल की जगह हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, एन क्या है, वेरिएबल है, लेटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी नंबर ऑफ एल्स को, ठीक है। If 1 L is made, n is equal to 1. If 2 L are made, n is equal to 2, and so on. Thus n can be any natural number 1, 2, 3, 4, 5. We then write number of mastic required is equal to 2 multiplied by n. क्या बोला जा रहा है, अगर हमें एक L बनाना है तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें 2 L बनाने हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हमें 3 L बनाने हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब जो n है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है, काउंटिंग नंबर जो रहते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड की, तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एल की जगह डायरेक्टली एन लिख सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू 2n हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 मल्टीप्लाई बाय एन वी राइट 2n। नोट दैट 2n इज सेम एज 2 मल्टीप्लाई बाय एन। बोला जा रहा है यहाँ पर जो 2n एंड 2 मल्टीप्लाई बाय एन है, दोनों ही क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अमीना टेल्स हर फ्रेंड्स दैट हर रूल गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर फॉर फॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ एल्स। अमीना अपने फ्रेंड से बोल रही है कि ये जो रूल है, जो उन्होंने रूल बनाया है, मतलब 2n वाला, उससे क्या पता चल सकता है, नंबर ऑफ मैचस्टिक जो लगेंगी, ठीक है। अगर हमें कितने भी नंबर ऑफ एल बनाने हैं उसके लिए हमें चाहिए कि नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी लगेंगी, तो इस रूल के थ्रू हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। Thus for n is equal to 1, the number of mastic required is equal to 2 multiplied by 1 is equal to 2। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ mastics
नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा, 2n, मतलब ये रूल लगेगा। n की वैल्यू क्या है, मतलब n हमने क्यों लिखा है, n हमने लिखा है नंबर ऑफ l की जगह। तो अगर हम n की वैल्यू 1 ले रहे हैं, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एक l बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम n की जगह 1 लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो एक l बनाने के लिए 2 मैट्रिक्स लग जाएंगी। ठीक है, इतना आया समझ में। अब अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब हमें 2 मैट्रिक्स बनानी है, तो उस केस में हम n की वैल्यू क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। तो 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब क्या है, 2 l बनाने के लिए 4 मैट्रिक्स लग जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर n की वैल्यू 3 है, मतलब 3 l बनाने हैं, तो यहाँ पर n की जगह हम 3 लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 10 है, मतलब 10 l बनाने हैं, तो उस केस में भी यही रूल लगेगा। n की जगह हम 10 लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा, 20। मतलब 10 क्या बनाने के लिए, 10 l बनाने के लिए 20 मैट्रिक्स लग जाएंगी। ठीक है, तो सिंपली आपको ये रूल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दे के रखी हुई है। अगर n की वैल्यू 1 है तो 2 मैट्रिक्स लगेंगी, n की वैल्यू 2 है तो 4 मैट्रिक्स लगेंगी, n की वैल्यू 3 है तो 6 मैट्रिक्स लग जाएंगी। ठीक है, दीज नंबर एग्री विद दोज फ्रॉम टेबल 1। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर जो हमने टेबल 1 में देखा था, टेबल 1 में जो हमने देखा था यहाँ पर नंबर ऑफ एल एंड नंबर ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर्ड, वो बिल्कुल इससे मैच हो रहे हैं, हमारे आंसर से मैच हो रहे हैं। एक एल के लिए 2, 2 एल के लिए 4, 3 एल के लिए 6 मैट्रिक्स लग रही है। ठीक है, मतलब ये जो रूल हमने निकाला है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, सरिता सेज द रूल इज वेरी पावरफुल। सरिता बोल रही है कि ये जो रूल है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यूजिंग द रूल आई कैन से हाउ मेनी मैट्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इवन 100 एल्स। बोला जा रहा है कि ये जो रूल है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस रूल को जानने के बाद मैं ये भी निकाल सकती हूँ कि 100 एल बनाने के लिए कितने मैट्रिक्स लग जाएंगे। सिंपली क्या करना है, 2n हमें रूल दे के रखा है, n की जगह हम यहाँ पे 100 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 200। इसका मतलब क्या है, 100 अगर हमें L बनाने हैं तो उसके लिए 200 मैट्रिक्स यूज हो जाएंगी। ठीक है, इतना आया समझ में। आई डू नॉट नीड टू ड्रॉ द पैटर्न और मेक अ टेबल वंस द रूल इज नोन। मतलब इसके लिए ना ही आपको टेबल बनाने की ज़रूरत है एंड ना ही मैट्रिक्स से पैटर्न बनाने की ज़रूरत है, अगर आपको रूल पता चल गया तो। ठीक है, डू यू एग्री विद सरिता? क्या आप सरिता से एग्री कर रहे हो? तो यस, बिल्कुल कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे यस। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन द अबव एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या दे के रखा है हमें टॉपिक, द आइडिया ऑफ अ वेरिएबल। अब हम किसके बारे में जानेंगे, वेरिएबल के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल वी फाउंड अ रूल टू गिव द नंबर ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ पैटर्न ऑफ एल। मतलब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखा उससे हमें क्या मिल रहा है, रूल मिल रहा है, ताकि हम नंबर ऑफ मैट्रिक्स को निकाल पाए कि कितनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स लगेंगी अगर हमें एल के पैटर्न फॉर्म करने हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो रूल हमने क्या देखा, नंबर ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर इज इक्वल टू 2n, यही रूल देखा हमने। ठीक है, हियर n इज द नंबर ऑफ l इन द पैटर्न। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये जो n है ना, ये क्या है, इस n की वैल्यू क्या है, ये n है नंबर ऑफ एल्स। ठीक है, नंबर ऑफ एल्स की जगह ही हमने n लिया था, है ना। एंड n टेक वैल्यू 1 2 3 4। लेट अस लुक एट टेबल 1 once again. In the table the value of n goes on changing, increasing. As a result the number of matrices required also goes on changing, increasing. अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। मतलब कभी हम n की वैल्यू 1 ले रहे हैं, कभी n की वैल्यू 2 ले रहे हैं, कभी 3 ले रहे हैं, कभी 4 ले रहे हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
हमको रूल पता है एंड हमें अगर एक एल बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए कितनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स लगेंगी, हमें अगर 2 एल बनाने हैं तो उसके लिए कितनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स लगेंगी, हमें अगर 3 एल बनाने हैं उसके लिए कितनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स लगेंगी, ये इस फॉर्मूले के थ्रू आ सकता है। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये जो वेरिएबल आपको दिख रहा है, बेसिकली इसे वेरिएबल कहते हैं, ये जो n आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू चेंज करके देख रहे हैं, ठीक है, आ गया समझ में। तो हमसे बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, फिर से टेबल 1 पे आना है और आप क्या एनालाइज कर पाओगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एल चेंज हो रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे करते हुए चेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स भी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। आप देख सकते हो सभी चेंज है। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ मैट्रिक्स भी इंक्रीज हो रही है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 4, 6 से 8 एंड 8 से 10, ठीक है। सिंपली क्या बोला जा रहा है कि हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज हो रही है, n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे n किसे लिया गया है, नंबर ऑफ एल फॉर्म है ना, तो ये क्या है, n है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये n है। तो बोला जा रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ एल फॉर्म जो है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर भी चेंज होता जा रहा है, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। n इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरिएबल, वही चीज बोली गई है, ये जो n है ये वेरिएबल का एग्जाम्पल है। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, n की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, तभी हम n को कभी 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू ही फिक्स नहीं है। इट कैन टेक एनी वैल्यू 1, 2, 3, 4, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। वी ब्रॉट द रूल फॉर नंबर ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर यूजिंग द वेरिएबल एन, बोला जा रहा है कि जो हमने रूल निकाला है नंबर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, उसमें हमने एन वेरिएबल का यूज किया है, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेरिएबल की, किसकी बात कर रहे हैं हम, वेरिएबल की बात करें, तो यहां पर हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड, जो वैल्यू रहती है वेरिएबल की वो फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। देन उसके बाद इट कैन वेरी, मतलब चेंज हो सकती है वैल्यू, ठीक है। एंड साथ ही में ये क्या है, ये एक अननोन क्वांटिटी रहती है, ठीक है। ये तीनों चीज मैंने आपको पहले भी बताई है एंड अभी दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, वेरिएबल मतलब जो वेरी हो सके, चेंज हो सके, दैट मीन्स चेंज। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड, वही चीज बोली जा रही है, जो वेरिएबल की वैल्यू रहती है वो फिक्स्ड नहीं रहती है, इसलिए हम चेंज कर करके उसको देखते हैं। इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, वो अलग अलग वैल्यूज ले सकती है, ठीक है। वी शैल लुक एट अनदर एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक पैटर्न टू लर्न मोर अबाउट वेरिएबल्स। अब हम क्या करेंगे, दूसरे मैट्रिक पैटर्न को देखेंगे ताकि हमें वेरिएबल्स का टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, अमीना एंड सरिता। अब यहाँ पर हम मोर मैट्रिक पैटर्न देखेंगे, ठीक है। अमीना एंड सरिता हैव बिकम क्वाइट इंटरेस्टेड इन मैट्रिक पैटर्न्स, बोला जा रहा है अमीना एंड सरिता जो है उनको इंटरेस्ट आने लगा मैट्रिक पैटर्न में, ठीक है। दे नाउ वांट टू ट्राई अ पैटर्न ऑफ द लेटर सी, तो अब वो क्या करना चाहती हैं, वो लेटर सी का पैटर्न बनाना चाहती हैं, वो भी मैट्रिक के थ्रू, ठीक है। टू मेक 1 सी दे यूज 3 मैट्रिक एज शोन इन फिगर 11.2a, बोला जा रहा है अगर उनको सिर्फ और सिर्फ एक सी बनाना है तो उन्होंने कितनी मैट्रिक का यूज किया है, 3 मैट्रिक का यूज किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, कितनी मैट्रिक का यूज कर रही है, वो 3 मैट्रिक का यूज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर उन्होंने एक सी बनाया है
तो उन्होंने 3 मैचस्टिक का यूज़ किया है। देन उन्होंने 2 सी बनाया है, 1 2 3 4 5 6, तो अगर उन्होंने 2 सी बनाया है तो उन्होंने 6 मैचस्टिक का यूज़ किया है। देन उन्होंने 3 सी बनाया है तो कितनी मैचस्टिक का यूज़ किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 सी बनाने के लिए उन्होंने 9 मैचस्टिक्स का यूज़ किया है। देन उसके बाद 4 सी बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक का यूज़ किया उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैचस्टिक्स का यूज़ किया है। ठीक है, इतना आया समझ में, ये हमें यहाँ पर दे के रखा हुआ है। इसका भी पैटर्न हम समझेंगे अभी फटाफट, मतलब पैटर्न समझ लिए, रूल हम देखेंगे। अभी आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो क्या देखे रखा है, टेबल 2 गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक अ पैटर्न ऑफ सीज। क्या बोला जा रहा है, टेबल 2 हमें क्या बता रहा है कि कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लगेंगी अगर हमें पैटर्न ऑफ सी बनाना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन से वैसा ही टेबल है, नंबर ऑफ सीज फॉर्म नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड। तो अगर 1 सी बना रहे हैं 3 मैचस्टिक्स लगेंगी, 2 सी बना रहे हैं 6 मैचस्टिक लगेंगी, 3 सी बना रहे हैं 9 मैचस्टिक लगेंगी, 4 सी बना रहे हैं 12 मैचस्टिक लगेंगी, 5 सी बना रहे हैं 15 मैचस्टिक लगेंगी, 6 सी बना रहे हैं 18 मैचस्टिक लगेंगी, 7 सी बना रहे हैं 21 मैचस्टिक लगेंगी, एंड 8 सी बना रहे हैं तो 24 मैचस्टिक्स लग जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा, जितने सी बन रहे हैं उसके 3 गुना ज़्यादा मैचस्टिक्स यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, 1 सी बनाने के लिए 3 मैचस्टिक्स, तो मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ है। यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ है, इसका मतलब 2 सी बनाने के लिए 6 मैचस्टिक। यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ है, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ है इसलिए 12 आया है, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ है इसलिए 15 आया है, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ है इसलिए 18 आया है, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ इसलिए 21 आया है, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ इसलिए 24 आया है। ठीक है, 8 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 9 का भी मल्टीप्लिकेशन 3 से कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 27 आएगा। इसका मतलब क्या है, 9 सी बनाने के लिए 27 मैचस्टिक्स का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 10 सीज बनाने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 30 मैचस्टिक्स यूज़ हो जाएंगी। देन उसके बाद 11 सी बनाने हैं तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, 33 मैचस्टिक्स यहाँ पे यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, इतना आया समझ में। कैन यू कंप्लीट द एंटायर लेफ्ट ब्लैंक इन द टेबल, तो हमने बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट कर ही दिया है। ठीक है, इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, सरिता कम्स अप विद द रूल। तो यहाँ पे क्या बन गया, रूल बन गया जो कि सरिता लेकर आई। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर इज इक्वल टू 3n। क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या देखना है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। हमने देखा नंबर ऑफ मैचस्टिक्स जो है वो 3 गुना ज़्यादा है। किससे 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है नंबर ऑफ सीज से। यही हमने देखा, तभी हम नंबर ऑफ सी में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। तो अगर हम नंबर ऑफ सी की जगह क्या ले लें, एन ले लें, तो यहाँ पर रूल क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय एन, जिसे हम डायरेक्टली 3n बोल सकते हैं। तो सरिता ने वही रूल निकाला है। ठीक है, आया समझ में। शी हैज़ यूज्ड द लेटर एन फॉर द नंबर ऑफ सी। वही बोला जा रहा है कि उन्होंने एन लेटर का यूज़ किया है नंबर ऑफ सीज के लिए। n is a variable taking on values 1 2 3 4। अब बोला जा रहा है कि n क्या है, वेरिएबल है जो कि अलग अलग वैल्यूज़ को ले रहा है। मतलब n की वैल्यू कभी 1 ली जा रही है, कभी 2, कभी 3, कभी 4। ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। डू यू एग्री विथ सरिता, तो क्या आप सरिता से एग्री कर रहे हो, तो बिल्कुल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे येस। ठीक है, रिमेंबर 3n इज द सेम एज 3 मल्टीप्लाई बाय n। बोला जा रहा है ये जो 3n है वो 3 मल्टीप्लाई बाय n से बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अमीना एंड सरिता विश टू मेक अ पैटर्न ऑफ एफ। अब उनको और इंटरेस्ट आने लगा तो उन्होंने सोचा एल का बना लिया, सी का बना लिया, अब हम एफ का पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। दे मेक 1 एफ यूजिंग 4 मैस्टिक एज शोन इन फिगर 13.3a। उन्होंने क्या सोचा कि एक एफ बनाने के लिए वो 4 मैस्टिक का यूज कर लेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एफ बनाने के लिए 1 2 3 4 मैस्टिक का यूज हो रहा है, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं हम, एक एफ बनाने के लिए 4 मैचस्टिक का यूज हो रहा है। यहाँ पर 2 एफ बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक का यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैचस्टिक का यूज हो रहा है। यहाँ पर 3 एफ बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक का यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एफ का यूज हो रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में? आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हमने पैटर्न तो देख लिया। कैन यू नाउ राइट द रूल फॉर मेकिंग पैटर्न ऑफ एफ। अब बोला जा रहा है क्या आप रूल बना सकती हो कि ये एफ पैटर्न के लिए क्या रूल लगेगा, मतलब अगर हमें नंबर ऑफ मैस्टिक फाइंड आउट करना है तो रूल क्या लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा कि एक एफ के लिए 4 मैस्टिक लग रही है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। 2 एफ के लिए 8 मैस्टिक लग रही है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, 2 4 8, है ना। 3 एफ के लिए 12 मैस्टिक्स लग रही है, मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, 3 4 12। तो मतलब यहाँ पे हम देख क्या पा रहे हैं कि जितने एफ हमें बनाने हैं उससे 4 गुना ज़्यादा मैस्टिक्स यूज हो रही हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड, ठीक है। नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एफ, ठीक है, जितने एफ यहाँ पे बन रहे हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ एफ को क्या मान ले, यहाँ पे एन मान ले, नंबर ऑफ एफ को क्या मान ले, एन मान ले, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय एन, जिसे हम डायरेक्टली 4n भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर रूल क्या बन रहा है, 4n रूल बन रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो क्या बोला जा रहा था, कैन यू राइट द रूल फॉर मेकिंग पैटर्न ऑफ एफ। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, यस, रूल भी हमने बना ही लिया है, ठीक है। Think of other letters of the alphabet and other shapes that can be made from mastics। क्या बोला जा रहा है, आपको अब क्या करना है, दूसरे लेटर्स भी सोचने हैं अल्फाबेट के, एंड अलग अलग शेप्स सोचने हैं जो कि आप मैस्टिक के थ्रू बना सकते हो। तो उसमें क्या रूल्स यूज होंगे वो भी सोचना है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दे के रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यू, अगर आप यू बना रहे हो तो उसके लिए क्या रूल लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, यू की, तो यू पैटर्न कैसे बनेगा, एक मैस्टिक ऐसे लग जाएगी, दूसरी मैस्टिक ऐसे, एंड तीसरी मैस्टिक ऐसे लग जाएगी। मतलब एक यू बनाने के लिए 3 मैस्टिक का यूज हो रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर 2 यू बनाने हैं, एक मैस्टिक, 2 मैस्टिक, 3 मैस्टिक, देन एक मैस्टिक, 2 मैस्टिक, 3 मैस्टिक, ठीक है। तो 2 यू बनाने के लिए हमने देखा टोटल 6 मैस्टिक्स का यूज हो रहा है। ऐसे ही अगर 3 यू बनाने हैं, एक मैस्टिक, 2 मैस्टिक, 3 मैस्टिक, एक मैस्टिक, 2 मैस्टिक, 3 मैस्टिक, ठीक है। एक मैस्टिक, 2 मैस्टिक, 3 मैस्टिक। तो हम देख पा रहे हैं 3 यू बनाने के लिए कितनी मैस्टिक लग रही है, 9 मैस्टिक्स लग रही हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर जब हम 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जाके 3 आएगा, है ना। 2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जाके 6 आएगा। 3 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जाके 9 आएगा। मतलब जितने यू बनाने हैं उससे कितने गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा मैस्टिक्स यहाँ पे यूज हो रही है। तो यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यू,
एंड नंबर ऑफ यू की जगह अगर हम n लिख देते हैं तो रूल क्या रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय n, जिससे हम डायरेक्टली 3n भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें v बनाना है। ठीक है, ये भी अल्फ़ाबेट लेटर है। v के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैस्टिक्स लगेंगी, तो मतलब एक v के लिए 2 मैस्टिक्स यूज हो रही हैं। अगर 2 v बनाने हैं तो 4 मैस्टिक्स यूज होंगी। अगर 3 v बनाने हैं तो 3 वी के लिए 6 मैस्टिक यूज हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर जितने वी बनाने हैं उसके 2 गुना ज़्यादा मैस्टिक यूज हो रही है। 1 के लिए 2 मैस्टिक, 2 वी के लिए 4 मैस्टिक, तो यहाँ पर भी 2 गुना ज़्यादा, 3 वी के लिए 6 मैस्टिक, तो यहाँ पर भी 2 गुना ज़्यादा मैस्टिक्स यूज हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम रूल देखें तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड के लिए रूल क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ v। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ v की जगह अगर हम n लिख लें तो रूल क्या रहेगा, 2n रूल रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लिया। तो कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब ट्राइंगल में देख लेते हैं। तो ट्राइंगल में अगर हम देखें 1, यहाँ पर 1 2 3 मैस्टिक का यूज हो जाएगा। ऐसे ही सेम 1 ट्राइंगल के लिए 3 मैस्टिक का यूज हो रहा है। अगर हम 2 ट्राइंगल का देखें तो 1 2 3, 2 ट्राइंगल के लिए अगेन एक ही ट्राइंगल बनाया, दूसरा भी बना लेते हैं। 1 2 3। ठीक है, 6 मैस्टिक्स का यूज हो रहा है। एक ट्राइंगल के लिए 3 मैस्टिक का यूज हो रहा है, 2 ट्राइंगल के लिए 6 मैस्टिक का यूज हो रहा है। और अगर हम 3 ट्राइंगल बना रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो हम देख पा रहे हैं 3 ट्राइंगल्स के लिए 9 मैस्टिक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे जितने ट्राइंगल्स बनाने हैं उससे 3 गुना ज़्यादा मैस्टिक्स लग रही हैं। एक के लिए 3, 2 ट्राइंगल के लिए 6, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 ट्राइंगल्स के लिए 9, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अगर हमें रूल बताना है नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड का, तो रूल क्या रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टी, मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे टी अल्फ़ाबेट नहीं है, नंबर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आगे समझ में? और अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल को n ले रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्टली 3n बोल देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए कितनी मैस्टिक्स लगेंगी, क्या रूल लगेगा, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। वी हैव यूज्ड द लेटर n टू शो अ वेरिएबल। बोला जा रहा है वेरिएबल को शो करने के लिए हमने n लेटर का यूज किया। राजू आस्क्ड व्हाई नॉट m, तो राजू ने पूछा कि n का ही क्यों यूज किया, n में ऐसा क्या स्पेशल है, m क्यों नहीं यूज किया या कोई और अल्फाबेट लेटर क्यों नहीं यूज किया। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट n, एनी लेटर कैन बी यूज। ठीक है, तो इसमें n की मतलब कोई भी खास बात नहीं है, n कोई स्पेशल नहीं है, कोई भी लेटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 में यूज एनी लेटर एज m, l, p, x, y, z एक्सेट्रा, मतलब कोई भी
लेटर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू शो अ वेरिएबल। अगर हमें वेरिएबल शो करना है तो कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, अ वेरिएबल इज अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। बोला जा रहा है हमें क्या ध्यान रखना है कि वेरिएबल एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 5 और द नंबर 100 और एनी अदर गिवन नंबर इज नॉट अ वेरिएबल। बोला जा रहा है अगर हम 5 की बात करें, 100 की बात करें, तो ये दोनों क्या नहीं है, ये दोनों क्या नहीं है, ये दोनों दे आर नॉट वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। हैव फिक्स्ड वैल्यू। हमें अच्छे से पता है ये 5 है, ये 100 है। 100 की वैल्यू 5 नहीं हो जाएगी या 5 की वैल्यू 100 नहीं हो जाएगी क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। इसलिए हम वेरिएबल इन्हें नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की जो वैल्यू रहती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है। हम इन्हें कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें? कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में, चलिए। Similarly, the number of angles of a triangle has a fixed value that means 3. अब बोला जा रहा है अगर हम ट्राइंगल्स के एंगल्स की बात करें, हमें पता है ट्राइंगल्स में 3 साइड्स हैं एंड 3 एंगल्स हैं, तो वो फिक्स्ड है। 3 से क्या 4 हो जाएंगी, 4 से या 5 हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा कि नहीं, उनकी फिक्स्ड एंगल्स है कि 3 ही रहेंगी और 3 ही रहेंगी, ठीक है। आगे समझ में, तो ये जो 3 है, ये जो 3 है, क्या ये आपको वेरिएबल दिख रहा है? नहीं। वेरिएबल तब होता है जब ट्राइंगल की जो एंगल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, हम अपने हिसाब से चेंज कर पाते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, तो ये वेरिएबल नहीं होगा, नॉट अ वेरिएबल, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज फिक्स्ड। अब बात हो रही है क्वाड्रिलेटरल की। अब आप सोच रहे होंगे क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो थोड़ा हम उस पर ध्यान दे लेते हैं। तो अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो ये क्या है, ये है फोर साइडेड फिगर, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा शेप जिसके 4 साइड्स रहते हैं, ठीक है। आया समझ में? जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की या रेक्टेंगल की या पैरेललोग्राम की या रोम्बस की, ठीक है, या काइट की, ये ऐसे शेप्स हैं जिनमें 4 साइड्स रहती हैं। तो कोई भी 4 साइडेड आपको पॉलीगॉन दिख गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, 4 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर है, मतलब ये जो 4 वर्ड है ना, ये जो 4 आपको नंबर पता है वो फिक्स है, ठीक है। कोई 5 साइडेड पेंटागन दिख गया, हेक्सागन दिख गया, तो इन्हें हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्यों? ये पॉलीगॉन्स तो हैं लेकिन क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है कि 4 साइडेड ही होना चाहिए। तो ये जो 4 है वो भी फिक्स है, इसलिए ये भी वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। बट n इज द एग्जाम्पल वी हैव लुक्ड इज अ वेरिएबल। लेकिन जो हमने n का एग्जाम्पल देखा वो बिल्कुल वेरिएबल है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। इट टेक्स ऑन वेरियस वैल्यूज, हमने अलग अलग उसकी वैल्यू लेकर देखी, 1 2 3 4, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस नाउ कंसीडर वेरिएबल्स इन अ मोर फैमिलियर सिचुएशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल्स को और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स वेंट टू बाय नोटबुक्स फ्रॉम द स्कूल बुक स्टोर। बोला जा रहा है जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कूल बुक स्टोर से क्या लेने गए, नोटबुक्स लेने गए। प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज ₹5। एक नोटबुक की प्राइस कितनी है, ₹5 है। मुन्नू वॉन्ट्स टू बाय 5 नोटबुक्स। अब मुन्नू को 5 नोटबुक्स खरीदनी है। अप्पू वॉन्ट्स टू बाय 7 नोटबुक्स। अप्पू को 7 नोटबुक्स खरीदनी है। सारा वॉन्ट्स टू बाय 4 नोटबुक्स एंड सो ऑन, ठीक है।
आगे समझ में। हाउ मच मनी शुड अ स्टूडेंट कैरी व्हेन शी और ही गोज टू द बुक स्टोर टू बाय नोटबुक्स। तो बोला जा रहा है अगर इनको इतनी इतनी नोटबुक्स खरीदनी है, ये इनको पता है, तो इनको कितने पैसे लेकर जाने होंगे उतनी नोटबुक्स खरीदने के लिए, वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या पता है, 1 नोटबुक इज इक्वल टू ₹5। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो मुन्नू की, तो हमने क्या देखा, मुन्नू को चाहिए 5 नोटबुक्स। कितनी नोटबुक्स चाहिए मुन्नू को? 5 नोटबुक्स। तो 5 नोटबुक्स कितने की आएंगी, उतने पैसे उनके पास होने चाहिए। तो कितने की आएंगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर 8 नोटबुक की प्राइस ₹5 है, तो 5 नोटबुक की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ₹5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, ₹25। इसका मतलब क्या है, मुन्नू के पास होने चाहिए ₹25। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं अप्पू की, तो अप्पू को चाहिए 7 नोटबुक्स। तो यहाँ पर ₹5 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ₹35। मतलब अप्पू के पास होने चाहिए ₹35। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सारा की, किसकी बात हो रही है, सारा की बात हो रही है। तो सारा को खरीदनी है 4 नोटबुक्स। कितनी नोटबुक्स खरीदनी है, 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ₹5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सारा के पास होने चाहिए ₹20। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमने निकाल लिया है जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था। तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी नोटबुक्स द स्टूडेंट वांट टू बाय। बोला जा रहा है अगर ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसका आंसर हमें चाहिए तो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कितनी नोटबुक्स वो खरीद रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हमें टेबल दे के रखी हुई है, दिस विल डिपेंड ऑन हाउ मैनी नोटबुक द स्टूडेंट वांट्स टू बाय, द स्टूडेंट वांट्स टुगेदर टू प्रिपेयर अ टेबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल यहाँ पे प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ। तो यहाँ पर अगर हम टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या देख पाएंगे कि नंबर ऑफ नोटबुक्स 1 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, ₹5 लग रही है। अगर 2 नोटबुक्स हैं तो ₹10 लग रहे हैं। ठीक है, 3 नोटबुक्स खरीदनी है तो ₹15 लग रहे हैं। देन 4 नोटबुक्स खरीदनी है तो ₹20 लग रहे हैं। 5 नोटबुक्स खरीदनी है तो ₹25 लग रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे हमें समझ में आएगा कि जितनी नोटबुक्स खरीदनी है उससे 5 गुना उसकी कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 में भी 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तब जाके 10 आ रहा है, 3 में भी 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तब जाके 15 आ रहा है, 4 में भी 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तब जाके 20 आ रहा है, एंड 5 में भी 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तब जाके 25 आ रहा है। ऐसे अगर 6 नोटबुक्स खरीदनी है तो 6 में भी हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा आंसर 30। तो अगर 6 नोटबुक्स खरीदनी है तो ₹30 लग जाएंगे। अब यहाँ पर वेरिएबल दे के रखा है कि अगर m नोटबुक्स खरीदनी है, मतलब वैल्यू ही नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, तो अगेन इसका भी मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा। तो m मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 5m आ जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं, 7 नोटबुक्स खरीदनी है तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन 5 से करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 35। तो 7 नोटबुक्स के लिए ₹35 लग जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पर क्या देके रखा है, द लेटर M स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ नोटबुक्स अ स्टूडेंट वांट्स टू बाय। यहाँ पर जो M लेटर है वो किसके लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, नंबर ऑफ नोटबुक्स जो कि स्टूडेंट को खरीदनी है। ठीक है, m इज अ वेरिएबल, हम क्या देख पा रहे हैं, m क्या है, m वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स्ड ही नहीं है, पता ही नहीं है। विच कैन टेक एनी वैल्यू 1 2 3 4। अब जब हमें वैल्यू नहीं पता हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि ये क्या है, m वेरिएबल है। ठीक है, तो m की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं। ठीक है, m की वैल्यू 100 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, क्योंकि है क्या, ये वेरिएबल है। ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ एम नोटबुक इज गिवन बाय द रूल। अब यहाँ पर अगर हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या रूल रहेगा वो हम देख लेते हैं। द टोटल कॉस्ट इन रुपीज इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड। क्या बोला जा रहा है, अगर हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड से। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ नोटबुक्स को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m। मतलब नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड की जगह अगर हम वेरिएबल m लिख रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो रूल है वो क्या आएगा, 5m आएगा। ठीक है, हम क्या देख रहे थे टेबल में भी कि सबका मल्टीप्लिकेशन 5 से हो रहा था, इसलिए यहाँ पे रूल भी वही बना है, 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए, इफ मुन्नू wants to buy 5 notebooks then taking m is equal to 5। अगर मुन्नू को 5 नोटबुक्स खरीदनी है तो m की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, 5 माननी पड़ेगी। We see that मुन्नू should carry ₹5 multiplied by 5 और 25 with him to the school bookstore। तो बोला जा रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम m की वैल्यू 5 मान रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ₹25 हो जाएगा। मतलब मुन्नू के पास ₹25 होने चाहिए अगर उन्हें 5 नोटबुक्स खरीदनी है तो। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देके रखा है। फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन द स्कूल चिल्ड्रन आर गोइंग टू परफॉर्म मास ड्रिल इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ गेस्ट। बोला जा रहा है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्कूल में हो रहा है जिसके लिए जो चिल्ड्रन हैं वो क्या कर रहे हैं, मास ड्रिल परफॉर्म कर रहे हैं। एक तरीके से पीटी वगैरह जो होती हैं, ठीक है, अपने स्कूल में भी करा होगा, तो वो कर रहे हैं चीफ गेस्ट के सामने। दे स्टैंड 10 इन अ रो। तो बोला जा रहा है जो एक रो है ना, एक रो में 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं। ये क्या है, ये एक रो है, तो एक रो में आप देखोगे 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन देयर बी इन द ड्रिल। तो पूछा जा रहा है पूरे ड्रिल में कितने स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब जो भी मास ड्रिल परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो मास ड्रिल परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, the number of children will depend on the number of rows. If there is one row there will be 10 children, if there are 2 rows there will be 2 multiplied by 10 or 20 children and so on। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन हमें देके रखी हुई है कि एक रो में 10 चिल्ड्रन है। ठीक है, एंड पूछा जा रहा है कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि पूरे मास ड्रिल में कितने चिल्ड्रन है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो डिपेंड करता है किस पे, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रो पे। अगर 2 रो दे के रखी हुई है कि 2 रो बनी हुई है सिर्फ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अगर एक रो में 10 चिल्ड्रन है तो 2 रो का निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 20 चिल्ड्रन आ जाएगा। ऐसी 3 रो दे के रखी हुई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे हम तो 30 चिल्ड्रन आ जाएगा। तो मतलब एक चीज तो फिक्स्ड है, एक चीज हमें पता है कि एक रो में 10 चिल्ड्रन है, बाकी मास ड्रिल में कितने स्टूडेंट्स हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ रो पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए देन उसके बाद इफ देयर आर r rows there will be 10 r children in the drill। Here r is a variable which stand for the number of rows and so takes on values 1 2 3 4। क्या बोला जा रहा है, अगर हमें पता ही नहीं है कि कितनी रोज हैं, लेकिन रो की जगह हम क्या लिख रहे हैं, r लिख रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज की जगह हम क्या लिख रहे हैं, r लिख रहे हैं। हम देख पा रहे थे 10 से हम नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ रोज r है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे r से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10r आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली ये क्या है, ये रूल है जिसमें अगर हम सिर्फ और सिर्फ r की बात करते हैं तो यहाँ पर r क्या है, r है वेरिएबल। क्या है r है वेरिएबल। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या है, इन ऑल द एग्जाम्पल सीन सो फार द वेरिएबल वॉज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स देखे उसमें हम क्या देख पा रहे थे कि जो वेरिएबल है वो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। देयर कैन बी डिफरेंट सिचुएशंस एज वेल इन विच numbers are added to or subtracted from the variables as seen below। तो बोला जा रहा है, अभी तक तो हम देख रहे थे कि वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नंबर से हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें जो वेरिएबल है वो नंबर से ऐड होगा या वेरिएबल में से नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का केस भी बन सकता है। ठीक है, सरिता सेज दैट शी हैज 10 more marbles in her collection than अमीना। सरिता क्या बोल रही है कि उनके पास 10 ज़्यादा मार्बल्स हैं, उनके कलेक्शन में 10 ज़्यादा मार्बल्स हैं अमीना से। ठीक है, सपोज कीजिए अमीना के पास 5 मार्बल्स हैं, तो जो सरिता है, सरिता के पास अमीना से 10 मार्बल्स ज्यादा है। ठीक है, तो अमीना के पास 5 मार्बल्स हैं, तो 5 मार्बल्स प्लस 10 मार्बल्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 15 मार्बल्स। तो मतलब सरिता के पास 15 मार्बल्स हैं। ठीक है, इतना आया समझ में, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है, इफ अमीना हैज 20 मार्बल्स देन सरिता हैज 30। तो बोला जा रहा है अगर अमीना के पास 20 मार्बल्स हैं तो सरिता के पास कितने मार्बल्स होंगे, हमें इतना पता है कि 10 मार्बल ज़्यादा है, तो 20 + 10 करेंगे तो 30 मार्बल्स आ जाएगा। इफ अमीना के पास 30 मार्बल्स हैं तो सरिता के पास कितने मार्बल्स होंगे, तो उसके लिए 30 + 10 करेंगे तो 40 आ जाएगा। इफ अमीना के पास 40 मार्बल्स है तो सरिता के पास कितने होंगे, तो 40 + 10 करेंगे 50 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, बस अमीना के जितने मार्बल्स हैं उसमें 10 ऐड कर देना है। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी मार्बल्स अमीना हैज। अब हमें ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली अमीना के पास मार्बल्स कितने हैं। ठीक है, शी मे हैव एनी नंबर ऑफ मार्बल्स, तो उनके पास कितने भी नंबर ऑफ मार्बल्स हो सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। हमें एग्जैक्टली देके ही नहीं रखा हुआ कि अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बट वी नो दैट सरिता मार्बल्स अमीनाज मार्बल + 10, जो मैंने यहाँ पे लिखा। हमें इतना पता है कि सरिता के पास जो मार्बल्स है वो अमीना के मार्बल से 10 ज़्यादा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अमीना के पास जितने मार्बल्स हैं उसकी वैल्यू हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे, उसे एक्स ले लेंगे। वी शैल डिनोट अमीनाज मार्बल बाय द लेटर एक्स। वही बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, जो अमीना के मार्बल हैं उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट अमीनाज मार्बल बी एक्स। ठीक है, अमीना के मार्बल कितने हो गए, यहाँ पे x हो गए। तो बोला जा रहा है x इज अ वेरिएबल, यहाँ पर जो x है वो क्या है, वेरिएबल है। विच कैन टेक एनी वैल्यू, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 10 50 100 कुछ भी। ठीक है, यूजिंग x वी राइट सरिता मार्बल एज x + 10। बोला जा रहा है अगर हम अमीना के मार्बल को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सरिता के पास कितने मार्बल है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है अमीना के मार्बल से 10 मार्बल्स ज़्यादा है सरिता के पास। ठीक है, तो अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं, अमीना के मार्बल्स को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर अमीनाज मार्बल की जगह x लिख देंगे एंड यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो सरिता के पास x + 10 मार्बल्स हो जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या निकल गया, ये एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन का वैसे आपको मतलब नहीं पता तो आप समझ सकते हो कि ये रूल बन गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वेरिएबल पे क्या हो रहा है, वेरिएबल के साथ नंबर को ऐड किया जा रहा है। वही चीज़ बोली जा रही थी ना, अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन ही देख रहे थे, तो यहाँ पर आप एडिशन भी देख सकते हो। ठीक है, आया समझ में। अब क्या बोला जा रहा है, द एक्सप्रेशन x + 10 इज रीड एज x + 10। ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे रीड आउट करते हैं वो हमें दे के रखा हुआ है। ठीक है,
इट मीन्स 10 एडेड टू x। इसका मतलब क्या है कि हम 10 ऐड कर रहे हैं x में, ठीक है। इफ x इज 20, x प्लस 10 इज 30। तो बोला जा रहा है अगर x की वैल्यू कितनी है, अगर x की वैल्यू 20 है, ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हम x की जगह 20 लिख देंगे, प्लस 10 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 30 मार्बल्स। इसका मतलब क्या है, अगर हम x की वैल्यू 20 ले रहे हैं, मतलब अमीना के पास जितने मार्बल्स हैं उसको हम 20 मान रहे हैं, तो सरिता के पास कितने हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 20 प्लस 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 30 ले रहे हैं, मतलब अमीना के पास 30 मार्बल है, तो सरिता के मार्बल्स निकालने के लिए 30 प्लस 10 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 मार्बल्स, ठीक है। कितना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन x प्लस 10 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। अब बोला जा रहा है x प्लस 10 को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। डू नॉट कन्फ्यूज x प्लस 10 विथ 10x, दे आर डिफरेंट। बोला जा रहा है x प्लस 10 एंड 10x दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। 10x में क्या हो रहा है, x का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 10 से, एंड x प्लस 10 में 10 ऐड किया जा रहा है x में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। वी में चेक दिस फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, इसे हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है 10x की एंड x प्लस 10 की, ठीक है, और वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, तो 10x मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय x, तो x की जगह हम 2 लिख देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 20। एंड यहाँ पर x प्लस 10 में भी 2 प्लस 10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12। तो आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है क्योंकि ये है ही अलग, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 10 ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, x की वैल्यू 10, तो यहाँ पर तब भी आंसर अलग ही आएगा क्योंकि दोनों ही चीज़ यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो 10x मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो आंसर आएगा 100। x प्लस 10 मतलब 10 प्लस 10 कर देंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, राजू एंड बल्लू बोल रही हूँ, राजू एंड बल्लू आर ब्रदर्स। क्या बोला जा रहा है, राजू एंड बल्लू क्या है, ब्रदर्स हैं। बल्लू इज यंगर देन राजू बाय 3 ईयर्स। बोला जा रहा है जो बल्लू हैं वो राजू से 3 साल छोटे हैं, ठीक है। When राजू is 12 years old, बल्लू is 9 years old. जब राजू 12 साल के थे, बल्लू 9 साल के थे। कैसे, 3 साल छोटे हैं ना, तो 12 माइनस 3 9 ही होगा। When राजू is 15 years old, बल्लू is 12 years old. जब राजू 15 साल के थे तो बल्लू कितने के थे, 12 years old. कैसे, 15 माइनस 3 करेंगे 12 ही आएगा। We do not know राजू's age exactly. हमें राजू की एज जो है वो एग्जैक्टली नहीं पता है। इट में हैव एनी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेट एक्स डिनोट राजू एज इन ईयर, एक्स इज अ वेरिएबल। तो बोला जा रहा है राजू की एज हमें नहीं पता है तो हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट राजूज एज बी एक्स, ठीक है, राजूज एज बी एक्स। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें बल्लू की एज कितनी हो जाएगी, हमें पता है जो बल्लू है वो राजू की एज से 3 साल छोटा है, तो राजूज एज -3 कर देंगे। तो यहाँ पर राजू की एज अगर हम x ले रहे हैं तो x -3 ईयर्स में क्या निकल जाएगा, बल्लू की एज भी निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इफ राजू एज इज x देन बल्लू एज इन ईयर्स इज x -3, ठीक है। चलिए देन x -3 इज रीड एज x -3, मतलब यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है इसको हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं, x -3, ठीक है।
as you would expect when x is 12, x minus 3 is 9 and when x is 15, x minus 3 is 12। क्या बोला जा रहा है, ऐसे ही अगर हम राजू की एज x ले रहे हैं एंड x की वैल्यू अगर हम 12 मान लेते हैं तो बल्लू की एज कैसे निकलेगी, 12 माइनस 3 करके, तो आंसर आएगा 9 ईयर्स। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 15 ले लेते हैं तो बल्लू की एज कैसे निकलेगी, 15 माइनस 3 करके, तो आंसर क्या आएगा, 12 ईयर्स आ जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज आई हुई है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज 11.1 दे के रखी हुई है। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न्स, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेटर दे के रखे हुए, इन लेटर को फॉर्म करने में कितनी मैचस्टिक्स यूज होंगी वो हमें बताना है। ठीक है, वैसे तो मैंने ये आपको बता ही दिया है, एल का भी हमने देख लिया, एल के लिए क्या रूल रहेगा, सी के लिए, एफ के लिए, है ना। कुछ हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं एंड कुछ आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टी की, तो अगर हम एक टी बनाते हैं तो उसके लिए एक टी के लिए 2 मैचस्टिक्स यूज होंगी। ठीक है, अगर हम 2 टी बनाते हैं तो 2 टी बनाने के लिए हम देख पा रहे हैं 4 मैचस्टिक्स यूज हो रही हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम 3 टी बनाते हैं तो 3 टी बनाने के लिए 6 मैचस्टिक्स का यूज हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब क्या है, जितने टी बनाने हैं उससे दुगना मैचस्टिक्स लग जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हमें रूल निकालना है किस चीज के लिए, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड के लिए, अगर हमें रूल चाहिए तो रूल क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टी अगर हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ टी को अगर हम n ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2n आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। u के लिए तो मैंने आपको करवा ही दिया था, अब हम देख लेते हैं z के लिए। ठीक है, या z छोड़ देते हैं, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, v भी आपके लिए होमवर्क है। मैं अब e पे आ जाती हूँ। ठीक है, तो अगर हम e की बात करते हैं तो लेटर e बनाने के लिए 1 2 3 4 5 कितने लग रहे हैं यहाँ पे मैचस्टिक्स, 5 मैचस्टिक्स लग रही हैं। ठीक है, मतलब 1 ई बनाने के लिए 5 मैचस्टिक्स लग रही हैं। अगर हमें 2 ई बनाने हैं तो 1 2 3 4 5, देन उसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं 2 ई बनाने के लिए 10 मैचस्टिक्स लग रही हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 ई बनाने हैं तो 1 2 3 4 5, देन उसके बाद 1 2 3 4 5, देन उसके बाद 1 2 3 4 5। तो हम देख पा रहे हैं 3 ई बनाने के लिए 15 मैचस्टिक्स लग रही हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे जितने ई बनाने हैं उससे 5 गुना ज़्यादा मैचस्टिक्स लग रही हैं। ठीक है, 2 ई के लिए
10 मैस्टिक्स लग रही है, मतलब यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 3e बनाने के लिए 15 मैस्टिक्स लग रही है, मतलब यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो अगर हम बात करें रूल की, तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड निकालने के लिए रूल क्या रहेगा, सब में 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किससे हो रहा है, नंबर ऑफ ई से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ ई। तो अगर हम नंबर ऑफ ई की वैल्यू n ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 5n आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये भी आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको ए पैटर्न दिखा देती हूँ। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम ए बना रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, ए के बनाने के लिए 6 मैस्टिक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर भी कितनी मैस्टिक्स का यूज हो रहा है, 6 मैस्टिक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद मतलब अभी तो एक ही बनाया तो 6 ही होगा, दूसरा ए भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 2 ई बनाने के लिए 12 मैस्टिक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, और अगर 3 ए बनाने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या देख पा रहे हैं, 3 ई बनाने के लिए 18 मैस्टिक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जितने ए बनाने हैं उससे 6 गुना ज्यादा क्या लग रही है, मैस्टिक्स लग रही है। तो यहाँ पर 2e का भी 6 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इस 3 का भी 6 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अगर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो भी नंबर ऑफ ए से। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ ए कितना ले रहे हैं, n ले रहे हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, तो यहाँ पे 6n आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो रूल क्या बन रहा है, नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड के लिए 6n। ठीक है, इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस, यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। बोला जा रहा है अगर हमें पता है एक बॉक्स में 50 मैंगोज है, ठीक है, तो हमें बताना है कि हम कैसे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज फाइंड आउट कर पाएंगे अगर हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं दे के रखे हुए हैं एंड हम उसे वेरिएबल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, तो 2 बॉक्सेस में कितने मैंगोज होंगे, 1 से 2 पे आ रहे हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, आंसर क्या आएगा, 100 मैंगोज। ठीक है, देन उसके बाद 3 बॉक्सेस में कितने मैंगोज होंगे, तो वो भी कैसे निकालोगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आंसर आएगा 150 मैंगोज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 50 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस से। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ बॉक्सेस बी ले रहे हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस को
बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ मैंगोज होंगे वो निकालने के लिए क्या रूल लगेगा? तो 50 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ बॉक्सेस को अगर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाय बी होगा, जिसे हम 50b भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। बोला जा रहा है टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स दे रही है। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज एज फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालना है जहां पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दे के रखे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम एस वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या रूल लग जाएगा? तो अगर हमें पता है 1 स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स मिल रही हैं, तो 2 स्टूडेंट्स को कितनी पेंसिल्स मिलेंगी ये निकालने के लिए क्या करना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आएगा? 10 पेंसिल्स। ऐसे ही 3 स्टूडेंट्स को कितनी पेंसिल मिलेंगी ये निकालने के लिए भी क्या करना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आएगा? 15 पेंसिल्स। तो हम क्या देख पा रहे हैं? सभी में 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? तो अगर हमें रूल निकालना है तो रूल क्या रहेगा? सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है? नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स है यहाँ पे? नहीं, नंबर ऑफ पेंसिल्स नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देके रखा हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें क्या देके रखा हुआ है? एस देके रखा हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में? तो हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया? 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किससे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय एस हो जाएगा, तो रूल क्या बनेगा? 5s, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें 5s वाला रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 8, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। बोला जा रहा है जो लीला है वो राधा की यंगर सिस्टर है, छोटी बहन है। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। तो जो लीला है वो राधा से 4 साल छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म ऑफ राधाज एज। तो क्या आप लीला की एज लिख सकते हो, वो भी राधा के एज के अकॉर्डिंग? टेक राधा एज टू बी x ईयर। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको राधा की एज क्या लेनी है? x ईयर लेनी है, ठीक है। आ गया समझ में? तो अगर हम राधा की एज x ईयर ले रहे हैं, लेट राधास एज बी x ईयर्स, तो लीला की एज कितनी हो जाएगी? हमें पता है लीला की जो एज है वो राधा की एज से 4 साल छोटी है, तो राधा की एज -4 कर देंगे, ठीक है। तो राधा की एज अगर x है तो यहाँ पर x, राधा की एज की जगह हमने x लिख दिया, x -4 हो जाएगा। तो जब हम x -4 करेंगे तो लीला की एज आ जाएगी, ठीक है। सपोज कीजिए जो राधा है उनकी एज 15 ईयर्स है और लीला की एज निकालनी है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 15 - 4, तो एज क्या निकल जाएगी? 11 ईयर्स। तो लीला की एज कितनी होगी? 11 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 10, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड
फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। बोला जा रहा है लार्जर बॉक्स में, जो लार्ज बॉक्स है उसमें क्या पड़े हुए हैं, ऑरेंजेस पड़े हुए हैं, जो कि स्मॉलर बॉक्स में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। When a large box is emptied, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside। क्या बोला जा रहा है, जब लार्जर बॉक्स क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, एंड उसको हम कहाँ पे खाली कर रहे हैं, 2 स्मॉलर बॉक्सेस में। तो बोला जा रहा है कि लार्जर बॉक्स खाली होके 2 स्मॉलर बॉक्स में जा रहा है, एंड उसके बावजूद भी 10 ऑरेंजेस बच रहे हैं। कितने ऑरेंजेस बच रहे हैं, 10 ऑरेंजेस बच रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में। इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉलर बॉक्स आर टेकन टू बी x, तो अगर हम स्मॉलर बॉक्स में कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं उसे हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। तो लार्जर बॉक्स में कितने ऑरेंजेस होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें पता है लार्जर बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं, जितने 2 स्मॉलर बॉक्स में एम्प्टी किए गए, एंड उसके बावजूद 10 ऑरेंजेस जो बच रहे हैं, मतलब इन पूरे को मिला के लार्जर बॉक्स में इतने ऑरेंजेस होंगे। तो हमें करना क्या है, x प्लस 10 ऑरेंजेस। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस x करेंगे 2x प्लस 10, तो इतने ऑरेंजेस लार्जर बॉक्स में होंगे। ठीक है, लार्जर बॉक्स में इतने ऑरेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।